मुस्तफज़ी। जेकेसीए में बने तनाज़े से जुड़े मामले को लेकर एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट क्लब ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास, जेकेसीए मेंबर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और मजीद डार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले पर बोलते हुए एसोसिएशन ऑफ क्रिकेट क्लब के सदस्य सुदर्शन मेहता ने कहा कि बीसीसीआई के जरिए बनाई सब कमेटी जेकेसीए के चुनाव नहीं करवाना चाहती है। वहीं फंड्स के भी कहीं न कहीं इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जेकेसीए में सब कमेटी के जरिए बोगस रिप्रेजेंटेशन दी गई, जिसको देखते हुए जेकेसीए के मेंबर ओहदे से सुनील सेठी ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं एसोसिएशन ने कानूनी मामला दर्ज करते हुए इस मसले पर जांच की मांग की है। मकसद था हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये मकसद था कि जो सारा कुछ फैब्रिकेटेड, इलीगल और एक बैकडेटेड जो इन्होंने कोई जजमेंटें पास की हैं इसी महीने में, और उसकी डेट डाली है मार्च। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, 7 महीने की पहले की डेट डाली हुई है। जो ओवर्समैन है एल नरसिम्हा रेड्डी, रिटायर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ठीक है ना। तो उस ऑन दैट बेसिस जो सुनील सेठी जी ने इसने रिज़ाइन कर दिया इसी बेस पे कि ये सब कुछ फ्रॉड हो रहा है। इसके साथ ये है जो जजमेंट दी है, ये 13 क्लब का जिक्र है। देखो टोटल 23 क्लब है, 13 इसमें है। अब वो 13 में उन्होंने एक वन साइडेड एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत सिर्फ क्या किया, जिन क्लबों को उन्होंने नॉमिनेट वो किया, प्रमोट किया है या उनको सपोर्ट किया इस जजमेंट में, दे हैव ओनली वोटिंग राइट, दे आर नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन। सांबा के विजयपुर में आए दिन पार्किंग न होने से शहर में खरीदारी करने आने वाले लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर देते हैं, जिससे बाजार में जाम और हादसों की वजह बना हुआ है। आम लोगों का कहना है कि बाजार में पार्किंग की सहूलत नहीं है, जिससे शहर में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। लोगों ने कहा जब गाड़ी सड़क पर खड़ी होती है, बाजार में एनक्रोचमेंट भी है, जाम भी लग जाता है। लोगों ने कहा डीसी सांबा ने कुछ दिन पहले पार्किंग बनाए जाने को लेकर ब्लॉक ग्राउंड की जमीन का मुआयना किया था। लोगों ने कहा कि विजयपुर में एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट जहां है, अगर एम्स पूरी तरह से शुरू होगा तो हालात जाम से भी ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे भी आए, उन्होंने विजिट करी है और जगह भी सिलेक्ट की है कि किस एरिया में पार्किंग बनानी है, लेकिन ना तो पार्किंग का कोई काम शुरू हुआ है, ना ही इसके आगे कोई प्रोसेस चला है। एम्स बनने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और नहीं पार्किंग होने की वजह से विजयपुर में जब जाम लगते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट की समस्या जो है वो बनी रहती है। आपने देखा होगा कि विजयपुर में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लोग जब रोड पे गाड़ी लगाते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। देखिए, आपने पार्किंग की बात की तो ये बड़ा पुराना मसला, जिन्हें कि मैं सकते हैं 2-3 साल से हम ये बात कहते आ रहे हैं। कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात की कि विजयपुर कोई छोटा टाउन नहीं है, एक बड़ा टाउन बन चुका है, शहर बन चुका है। टाउन नहीं कहेंगे हम, विजयपुर एक शहर, कस्बा, शहर बन चुका है। तो जहाँ पे पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कई बार जाम लग जाता है, कई बार जो एम्बुलेंस है वो फंस जाती है, बड़ी मुश्किल से उसको निकाला जाता है। तो जिससे ये समस्या जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम मैडम डीसी से भी मिले थे, हमने उनसे भी बात की थी कि ये पार्किंग की समस्या विजयपुर में कि हल की जाए, क्योंकि ये एम्स बनने की वजह से और ज़्यादा पार्किंग की समस्या होगी। क्योंकि जहाँ से एम्स की वजह से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, कई डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आते हैं अपने पेशेंट को दिखाने के लिए एम्स में, और जब वो विजयपुर में आते हैं उनको गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती। कोई सामान खरीदना है, कोई दवाइयाँ खरीदनी है, कोई और चीज़ खरीदनी है तो एक पेशेंट के लिए तो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और हम चाहते हैं कि समस्या का जल्द हल होना चाहिए। बड़गाम जिले में अफसरान ने चाडूरा ब्रिज को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने हाल ही में बाढ़ से हुए नुकसान की वजह से इस गैर महफूज करार दिया है। बता दें कि ये ब्रिज चाडूरा को चरार शरीफ, यूसमर्ग और पुलवामा से जोड़ता है और 3 सब डिवीज़न अस्पतालों चाडूरा, नागम और चरार शरीफ तक पहुंच के लिए अहम है। अफसरान ने कहा कि सभी मुसाफिर को अल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिज सिर्फ तब खुल जाएगा जब ज़रूरी मरम्मती काम पूरा हो जाए और सीनियर अफसरान से मंजूरी मिलेगी। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में जैश ए मोहम्मद से जुड़े मुआविन दहशतगर्द को गिरफ्तार किया और उनके पीछे ठिकानों का भंडाफोड़ किया है। मिली जानकारी की बुनियाद पर अवंतीपोरा पुलिस ने नानेर मिदुरा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की जांच की और 42 RR 180 BN CRPF के साथ जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। पूछताछ में मिली जानकारी की बुनियाद पर मुलजिम के बागानों में वाक़ दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। इस ठिकाने से पुलिस ने 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर और विस्फोटक जैसी चीजें बरामद की गई हैं।
रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह, एडिशनल एसपी इफ्तिखार अहमद, एसडीपीओ महोरे पारुल भारद्वाज, एसएचओ महोरे और दीगर अफसरान ने इलाके का अचानक दौरा किया। इस दौरे का मकसद इलाके की हालत का जायजा लेना और मैदान में तैयारियों को मजबूत बनाना है। वहीं आपको बता दें कि पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकारों ने बातचीत की और मौजूद हथियार, गोला बारूद और दीगर इक्विपमेंट्स के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डीवाल जैसे कठिन और पहाड़ी इलाकों में मॉकड्रिल, लंबी दूरी की पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन चलाना ज़रूरी है। इससे सिक्योरिटी तैयारियों में सुधार होता है और किसी भी खतरे का असरदार जवाब दिया जा सकता है। गांधरबल जिले के सिंध डिवीजन आतिशबाजी का मामला पेश आया। दरअसल अकाल के कंपार्टमेंट 16B में जंगल में शदीद आग लगने का मामला सामने आया है। हालांकि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने आग पर फौरन काबू पा लिया। इस दौरान आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। कुपवाड़ा जिले के लंगेट में पातवारी नौगाम मावर फॉरेस्ट रेंज में लगी बड़ी जंगल आग दूसरे दिन भी जारी रही। आग पर लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और राजवार और रफियाबाद रेंज की मदद से कई एजेंसियों के जरिए काबू पाने की कोशिश जारी है। और वहीं मावर रेंज ऑफिसर शेख इकबाल ने मौके पर बताया कि लगभग 80% आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के बाद से काम पर तैनात मुलाजिमीन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आग बुझाने और फायर लाइन बनाने में कुछ मुलाजिमीन को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनका हौसला मजबूत है। शेख इकबाल ने मकामी लोगों की तारीफ की है, जिन्होंने पानी लाने, रास्ता साफ करने और हर तरह की मदद पहुँचाई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम गरीब, कमजोर तबके और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के लिए एक अहम पहल है। इस स्कीम के तहत 18 से 40 साल की उम्र वाले और माहाना आमदनी 15,000 तक वाले शख्स को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 माहाना पेंशन पाने के काबिल है। बेनिफिशरीज अपनी उम्र के मुताबिक 55 से 200 रुपये तक माहाना मदद देंगे और मरकजी हुकूमत भी उतनी ही रकम देगी। ये रोजाना बुनियादी तौर पर मजदूर, घरेलू कामगार, रोड पर काम करने वाले, रिक्शा ड्राइवर और दीगर कम आमदनी वाले कामगारों के लिए है, ताकि उनकी रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आसानी से गुजर सके। इस स्कीम के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी प्रद्योत गुप्ता से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है जिस स्कीम के तहत तमाम ऐसे वो लोग जो नॉर्मल काम करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं, जो स्वीपर का काम करते हैं, दिन में ऑटो रिक्शा चलाते हैं या फिर रेडी फड़ी लगाकर अपने परिवार को पालते हैं, ऐसे लोगों को भी पेंशन जो है वो हर महीने मिलने वाली है। इस पूरी स्कीम के बारे में हम जानेंगे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी प्रद्योत गुप्ता जी से, लेकिन उससे पहले जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके मुताबिक 18 से 40 साल तक की उम्र के लोग, इन्हें हर महीने प्रीमियम देना पड़ेगा और बिल्कुल मिनिमम सा प्रीमियम है। और जब ये लोग 60 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो इन्हें हर महीने जो है इन्हें पेंशन जो है वो दस्तयाब होगी। पूरी क्या है जानकारी सर से ही बात करेंगे। सर, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अंकित जी। सर, ये क्या स्कीम है जिसके बारे में आप हमें बता रहे थे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे ताकि लोगों तक इस स्कीम को पहुंचाया जा सके। देखिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है। उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो भी गरीब तबका है, उसके लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च की है जिसे नाम दिया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके अंतर्गत जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, ब्रिक किलन वर्कर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, रिक्शा चालक हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बीड़ी वर्कर्स हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं, जितने भी छोटे तबका जिनकी इनकम 15,000 से नीचे है, गरीब तबके के लिए एक पेंशन स्कीम्स है। इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी है कि 18 से 40 के बीच जितने भी लोग हैं वो एलिजिबल हैं और इसमें एक प्रीमियम है वो एज के हिसाब से, जैसे 18 साल की उम्र में आपको 55 रुपये पर मंथ देना है और जिसकी उम्र 40 साल है उसका 200 रुपया प्रीमियम है पर मंथ। और जब वो लोग आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 साल जब पूरे होंगे, जैसे हम सरकारी लोग हैं, हमारी भी एक पेंशन होती है, तो हमारी सरकार का एक सपना था कि गरीब लोगों को भी एक पेंशन प्रोवाइड की जाए। उसी के अंतर्गत जब ये लोग अपना प्रीमियम देंगे 60 साल की उम्र के बाद, इनको सरकार ने जो तय किया है वो 3,000 के करीब पेंशन
इनको पर महीने लग जाएगी। सर, एक एज तक ही इंसान मेहनत मजदूरी कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद इंसान का जो शरीर है वो इतनी इजाज़त नहीं देता इंसान को कि उतना फुल टाइम काम कर सके। लेकिन ये जो स्कीम है 60 साल के बाद जो है 3,000 रुपया पर मंथ जो है वो मिलेगा। उसके अलावा जब उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली के बाकी जो मेंबर होंगे, जो भी स्पोज होगा, और उसे ये पेंशन की स्कीम मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं मजदूर तबका के लिए कितनी बड़ी ये बैकबोन का काम करेगी ये स्कीम? देखिए अंकित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, एक सोशल सिक्योरिटी एक विजन ही है हमारी सरकार का, ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सोशल सिक्योरिटी देना, जिसके अंतर्गत एक पेंशन फिक्स कर दिया उन्होंने 3,000 रुपया। और जहाँ तक आपने मृत्यु का बोला, कोई भी श्रमिक जो इसमें एनरोल होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो स्पाउस है, उसकी वाइफ को 50% पेंशन दे दी जाएगी। सर, इसका फर्दर क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे इसको अप्लाई करना है? कहाँ पे जाना है? कौन कौन से सेंटर्स में ये अप्लाई होगा, उसके बारे में भी जानकारी। एलिजिबिलिटी जहाँ तक मैंने आपको बता दी, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की कैटेगरी भी बता दी। 18 से 40 के बीच जो भी लोग हैं वो इसमें फॉल करते हैं और उनकी इनकम भी 15,000 से कम होनी चाहिए। और इसमें एक प्रावधान है कि अगर जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जैसे प्राइवेट कंपनीज में या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग EPF कटाते हैं या NPS देते हैं या ESI के अंतर्गत कवर है या इनकम टैक्स पे देते हैं, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये पर्टिकुलर एक गरीब तबके के लिए स्कीम लॉन्च की है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपके जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसको एक आधार कार्ड और बैंक की कॉपी लेके अपने नियरेस्ट CSC सेंटर में जाना है, ऑन स्पॉट उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी प्रद्योत गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। ये स्कीम जो है तमाम ऐसे वो लोग जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम है, चाहे वो लेबर का काम करते हैं, चाहे वो किसी शॉप के अंदर किसी के आगे काम करते हैं, चाहे वो स्वीपर का काम करते हैं, चाहे वो गाड़ी चलाते हैं, कोई भी लेबर तबका का लोग जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है एक वरदान से कम नहीं है। क्योंकि 60 साल तक पहुंचते पहुंचते जो है इंसान का शरीर जो है वो उस लायक नहीं रहता कि वो इतनी मेहनत कर सके, अपने परिवार को पाल सके। तो ये स्कीम जो है गरीब तबका के लिए, गरीब सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी बैकबोन का काम करेगी। और इसमें आप लोगों को CSC सेंटर्स में जाना है, जितने भी ऑनलाइन जो शॉप्स हैं वहां पे आप जा सकते हैं, और जो इसमें फॉर्मेलिटीज जो बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी फॉर्मेलिटीज जो है वो देनी है। और आप लोगों को पर मंथ जो है इसका नॉर्मल सा प्रीमियम है, लगभग लास्ट जो वो प्रीमियम है 201 रुपए तक हो जाएगा। इस स्कीम का फायदा उठाएं और आने वाला अपना भविष्य जो है उसे सिक्योर बनाएं। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केस। जम्मू पंजाब के साथ दिल्ली और राजस्थान के रेल मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 दिसंबर से दोबारा 3 अहम ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। श्री जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत करते हुए सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि 1 दिसंबर से 3 अहम ट्रेन फिर से शुरू हो रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई बरसात की वजह से कहीं ना कहीं बंद कर दी गई थी। ऐसे में इन 3 ट्रेनों में पहली ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस है, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी। वहीं दूसरी ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस है, जो कि राजस्थान को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी। वहीं उधमपुर और पठानकोट के बीच DMU सर्विस एक बार फिर से लोगों के आग्रह के बाद फिर से शुरू की जा रही है। वहीं उचित सिंघल ने बताया कि धीरे धीरे करके ट्रेन अब पूरी तरह से बढ़ाई जा रही है। वहीं आने वाले वक्त में जनवरी के आखिर तक वंदे भारत ट्रेन को कटरा से जम्मू तक लाने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। बारिश से काफी बुरा हाल जो है वो जम्मू कश्मीर का हुआ था। ऐसे में चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, सब कुछ जो है वो प्रभावित हुआ था। इस बीच कई सारी ट्रेन्स जो हैं वो पिछले लंबे वक्त से उनकी संख्या कम हुई थी कई सारे कारणों के पीछे, लेकिन अब धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों को जाने वाली रेल्स को जो है वो रिज्यूम किया जा रहा है। मेरे साथ उचित सिंघल साहब हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, 1 दिसंबर से कुछ ट्रेन्स फिर से शुरू की जा रही हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू और पंजाब की कनेक्टिविटी की बात करें तो DMU भी उसमें एक शामिल है। किस तरह की ट्रेन्स हैं ये और किन किन राज्यों को सीधा दोबारा से अब कनेक्ट जम्मू कश्मीर से किया जाने वाला है?
देखिए, जो आफ्टर जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का जो इम्पैक्ट आया था J&K रीजन की रेलवे ट्रैफिक के ऊपर और रोडवेज के ऊपर, तो उसके बाद में हमारी जो 26 पेयर्स जो हम सर्विसेज पहले चलाते थे जम्मू, उधमपुर और कटरा रीजन से, तो उसमें से हम 20 ट्रेन्स जो हैं वो लगभग हम रिस्टोर कर चुके हैं इन डिफरेंट फेजेस, जो कि अभी तक 6 फेजेस जो थे वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं। और 7th फेज के अंदर जो है 3 और ट्रेन्स जो हैं, एक लोकल DMU जो कि उधमपुर पठानकोट को कनेक्ट करती है, एक श्री शक्ति जो कि माता वैष्णो देवी कटरा से होके और जम्मू से होके जो दिल्ली को कनेक्ट करती है, और एक तीसरी शालीमार एक्सप्रेस जो कि जम्मू से NWR जो राजस्थान वाला जो रीजन है उसको कनेक्ट करती है। तो ये तीनों ट्रेन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी, चाहे वो लोकल पैसेंजर्स की मूवमेंट हो, दिल्ली जो पैसेंजर्स जो कि कम्यूट करते हैं उनकी मूवमेंट है, चाहे वो दिल्ली से आने वाले टूरिस्ट्स हैं, क्योंकि जो श्री शक्ति है वो खुद में कटरा से लास्ट ट्रेन जो है, एक तरीके से कटरा से लास्ट ट्रेन थी जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करके जो टूरिस्ट अवेल कर सकते थे। और शालीमार जो है, क्योंकि NWR को कनेक्ट करने वाली अभी यहाँ से इस वाले रीजन से पर्टिकुलरली 2 ही ट्रेन हैं। पूजा ऑलरेडी रिस्टोर्ड ट्रेन है, और जो शालीमार थी इसकी भी डिमांड कहीं ना कहीं थी, और ऑक्यूपेंसी और पेट्रोनेज का जो डाटा है उसको देख के रेलवे ने 7th फेजेस में अभी ये जो 3 ट्रेन हैं इनको रिस्टोर कर रहे हैं। और बाकी जो आगे की जो ट्रेन हैं वो क्योंकि दिसंबर और जनवरी जो फॉग का भी जो सीजन रहता है, तो उसके बाद ही जो बाकी एक तो जो ट्रेन बची हुई हैं वो उसका रिस्टोरेशन बाद में होगा। तो सर, अभी कहाँ सबसे ज़्यादा फुटफॉल देखा जा रहा है, जो कि क्योंकि वैष्णो देवी की यात्रा भी देखिए, आगे जब विंटर्स आएगा तो कश्मीर के लिए भी बड़े सारे लोग आएंगे घूमने के लिए, तो फुटफॉल के अकॉर्डिंग किन ट्रेन को या किन सेक्शंस को आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? जम्मू डिवीजन किसको फोकस कर रहा है? नहीं, देखिए, जो जम्मू डिवीजन के जो हैवी स्टेशन हैं, एक रेलवे की कैटेगराइजेशन है NSG 1, 2, 3, 4 करके, बेस्ड अपॉन पैसेंजर की अर्निंग कितनी है, फुटफॉल कितना है। तो उसमें जो हमारे जो प्रोमिनेंट 2 स्टेशंस हैं वो हैं जम्मू और कटरा, और उसके बाद में उधमपुर, पठानकोट कैंट, बाकी स्टेशंस आते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें फुटफॉल की, तो जम्मू स्टेशन का जो फुटफॉल था वो एवरेज जो रहता था, अगर हम मॉनसून से पहले की बात करें तो लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच की एवरेज फिगर थी, और जो कि अभी जो फुटफॉल है वो 32 to 34,000 ऑलरेडी टच कर चुका था जम्मू स्टेशन का बीच में ही। एंड ऐसे ही जब हम कटरा की बात करें तो कटरा का भी ऑलमोस्ट 80 to 90% जो फुटफॉल है वो टच हो चुका है, जो कि प्री मॉनसून और ये वाले लेवल का। अभी हम देखें तो काफ़ी देर से भी चर्चा थी कि वंदे भारत जो अभी श्रीनगर से कटरा तक चल रही है वो जम्मू भी आएगी और वो शुरू हो जाएगी। प्रोसेस लगातार थोड़ा हम देख रहे हैं उसका विलम्ब भी हो रहा है, कारण क्या है और कब तक वो हो सकता है शुरू? नहीं, देखिए, वंदे भारत को इनिशियली कटरा से स्टार्ट किया गया था, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी थे, और जो कटरा जम्मू जो सेक्शन है इसमें लाइन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी थे जिसके ऊपर काम किया जाना था। प्लस जम्मू स्टेशन का ऑलरेडी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, तो एक जो एडिशनल प्लेटफॉर्म, एक डिमांड थी सिक्योरिटी की कि एक सोली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो कि कटरा में हमारे पास अवेलेबल था वो जम्मू में नहीं था अवेलेबल। रीडेवलपमेंट के बाद में जो ये वाला जो कंस्ट्रेंट है वो कहीं ना कहीं तक टैकल हो जाएगा। एंड वंदे भारत की जो लाइन, एक मेंटेनेंस लाइन जो चाहिए वंदे भारत को, वॉशिंग लाइन जो है वो कटरा में हमारे पास में अवेलेबल थी, लेकिन वो जम्मू में अवेलेबल नहीं थी मेंटेनेंस की पिट। तो ये जितने सारे चैलेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं एड्रेस हो गए हैं। कुछ चैलेंजेस जो बचे हैं वो भी दिसंबर एंड तक वील बी एबल टू मीट। लेकिन उसके बाद में क्योंकि ये जो रीजन है ये फॉग वाला और रीजन है, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर वी आर गोइंग टू रिस्टोर दिस ट्रेन फ्रॉम जम्मू इन दिसंबर और जनवरी, और फिर आफ्टर द फॉग। मतलब हम देख सकते हैं कि मे बी जनवरी के बाद तक हो सकती है रिस्टोर। यस, डिपेंड करेगा कि ऑपरेशनल एंगल से हम उसको जम्मू ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जो मेनली जो डिफरेंट चैलेंजेस थे वी विल बी एबल टू ओवरकम बाय दिसंबर एंड। तो उसके बाद में जो एक लोता जो चैलेंज रह जाता है वो नेचर का चैलेंज रह जाता है, जो कि फॉग में हम कितनी ट्रेन इस वाले सेक्शन में ऑपरेट कर पाएंगे। तो बेस्ड अपॉन दैट डिसीजन विल बी टेकन। तो सर, अगर हम ऑक्यूपेंसी की देखें तो अभी तो उसकी फुल कैपेसिटी में चल रही है उसमें वंदे भारत की जो श्रीनगर से कटरा। वंदे भारत जब से इंट्रोड्यूस हुई है 6 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, और उसके बाद में 1-2 दिन बाद से ही डेडिकेट कर दिया था नेशन को। तो उसके बाद से जो ऑक्यूपेंसी है उसकी वो 90+ ऑक्यूपेंसी उसकी कंटिन्यूसली चल रही है। और वंदे भारत जो है कहीं ना कहीं टूरिज्म और इकोनॉमिक बूस्ट और जो दोनों रीजन्स को कनेक्ट करने में बहुत अहम भूमिका वंदे भारत की रही है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। साफ तौर पर 1 दिसंबर से फिर से शुरू होने जा रही हैं बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनें, जिसमें श्री शक्ति एक्सप्रेस
एक्सप्रेस है और शालीमार एक्सप्रेस, साथ ही साथ जम्मू और उधमपुर के साथ पठानकोट को कनेक्ट करने वाली DMU है वो भी शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं राहत जो है अब आम कम्यूटर्स के साथ साथ दूसरे जो मेजर सिटीज हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनको भी मिलने वाली है। और धीरे धीरे करके जैसे वक्त और बदलेगा, चीजें सामान्य होंगी तो और बहुत सारी ट्रेनें जो हैं चलना शुरू होंगी, जिससे रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों का सफर जो है आसान हो पाएगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट। शोपियां जिले के पोसनारी शंकस इलाके के छोटे से गांव में एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बदलाव के पीछे है रियाज अहमद शेख, जो PM श्री सरकारी मिडिल स्कूल पोसनारी में टीचर हैं। उनकी मेहनत और नए तरीके से स्कूल ने नई पहचान बनाई है। शेख 2009 में जब स्कूल में आए तब हालात बहुत ख़राब थे। गाँव में गरीबी और तालीम भी नहीं थी, खासकर लड़कियों की पढ़ाई बेहद कम थी। उस वक्त स्कूल में सिर्फ 5 लड़कियाँ पढ़ती थी, लेकिन शेख ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्कूल और गाँव में बदलाव की शुरुआत की। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रहकर पूरे गांव को एजुकेशन की अहमियत के बारे में बेदार किया। इसके लिए उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, PHE और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के साथ मिलकर काम किया। उनकी कोशिशों को लोगों ने खूब सराहा। स्कूल में हाईटेक स्मार्ट TV और डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स फराहम करवाए गए। इस मदद और मेहनत से स्कूल की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है। बता दें कि इन कोशिशों के लिए रियाज अहमद शेख को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 से भी नवाजा गया। उन्होंने राष्ट्रपति PM मोदी और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की और बताया कि कैसे एक छोटे से गाँव का सरकारी स्कूल एजुकेशन में नई मिसाल बना। ऑर्फलिंग एरिया में मेरी तैनाती हुई है आज से 14 साल पहले। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ चल के डिफरेंट कुछ इनिशिएटिव से हमने काम किया है। एक तो साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में डेवलप करने के लिए, और दूसरा जो डिमांड करता है NEP 2020, और उसके साथ साथ जो स्किल्स रिलेटेड हमने वहाँ पे डिफरेंट कुछ जो लोगों को मदद किया अपने स्कूल में। तो वहाँ पे बच्चों में जो कल की ही डेट में आपको मैं कहूँ, ये एक हल्का सा एक चेन की हमने बनाया है। यहाँ पे अखरोट है और एक तो प्रमोशन हमारा जो ड्राई फ्रूट उसका हो रही है, ये कल की ही डेट में हमने जो बनाया है। और उसके साथ साथ बच्चों में एक बिजनेसमैन वो सेटअप हो जाता है। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले के सोईबू गांव में हजरत मोहम्मद हक्कानी रजी अल की एक अनोखी दरगाह वाक़ है। यहाँ शोधित तबरुकात महफूज तौर पर रखी गई हैं, जो इसे और भी ख़ास बनाती है। इस बीच DJ लद्दाख ने लोगों से ख़ास बातचीत की। लोगों के मुताबिक ये दरगाह कश्मीर वादी के मेन सूफी साइट्स में से एक है, जहाँ दुनिया भर के सूफी संत रह चुके हैं। लोग कहते हैं कि हर साल यहाँ 5 बार बड़ी तादाद में लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। इस दौरान यहाँ सबसे बड़ा लंगर तैयार किया जाता है। बता दें कि ये दरगाह हक्कानी ट्रस्ट के जरिए चलाई जा रही है। मेरा ताल्लुक रियासत की एक अजीम और वसी दीनी तंजीम हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ है, तो उसी की खदमत में हम लगे हुए हैं। मुझे क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? कश्मीर में इस्लाम की इशाअत के साथ ईरान से, वस्त एशिया से और दूसरे मुस्लिम ममालिक से यहाँ सूफियाए उज़ाम, अवलियाए किराम तशरीफ़ लाए। एक खुशनुमा बात ये हुई कि उन्होंने कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान की दीगर रियासतों को अपना मस्कन यानी रहने की जगह बनाया। तो कश्मीर में भी हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो सादात आए, जो सूफिया आए, उन्होंने यहाँ पे ही अपना जो रहने की जगह इसको इख्तियार किया। फजीलत तो इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे तबरुकात सालों से हमारे पास हैं, इसमें महफूज हैं। तो इसकी अहमियत यह है कि इसमें रूहानी तबरुकात के साथ साथ हमारे असलाफ़ों की भी यहाँ पे ज़ियारत हैं, जैसे कि मोई मुक़द्दस सल्लल्लाहु का है, और ये कदम नाज़रीन हैं, उनकी सनद बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास मौजूद है। तो हमने यहाँ पे उनको एक किस्म का हम यहाँ पे खिदमत गुजार हैं इसके, हम यहाँ पे देखभाल करते हैं इसका ज़ियारत का। तो ये अहमियत ही इसमें बहुत है, उस लिहाज से इसकी अहमियत। अकीदतमंद तो बहुत आते हैं, लेकिन ये खुफिया, आज तक ये खुफिया रह गया है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इसके बारे में इल्मियत इस वजह से नहीं है क्योंकि उसको हमने पब्लिकली कभी मीडिया के सामने उसको इजहार नहीं किया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है,
क्योंकि अब वक्त आ गया, पता नहीं किस वजह से इसको मशहूर किया गया है, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन सालों सदियों से ये हमारे पास ही है क्योंकि हमारे असलाफ इसकी देखभाल करते आए। सबसे बड़ा भंडार हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का होता है। तो वहाँ हम खतमतुल मौज़मात पढ़ते हैं, फिर बाकी जो दिन में शाम को समा होता है, समा इधर के लिए हम आते हैं जिधर हज़रत सैयद हमीदुल्लाह हक्कानी जानशिन है, उधर ही हम जाते हैं, समा उधर ही हम। जो हज़रत सैयद अलाउद्दीन हक्कानी अल-मारूफ अली साहब हक्कानी, उस दौर में उन्होंने इस चिनार को श्राप दिया ये कि न बढ़ना न मोटा होना, रहना इसी तरीके में। तो उस जमाने से आज तक ये वैसा ही है। कश्मीर घाटी को ऋषि मुनियों की घाटी कहा जाता है। यहाँ पर वक्त के साथ, समय के साथ दुनिया के कई इलाकों से, दुनिया के कई तरफात से बुजुर्ग आए हैं, सादात आए हैं और औलिया किराम आए हैं। जब इस घाटी की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पे बड़े बड़े दरगाह है और आस्तान आलिया है। इस वक्त हम ज़िला बडगाम में मौजूद है और ज़िला बडगाम का सईबुग इलाका, यहाँ पर एक ऐसी ज़ियारत है जहाँ पर हज़रत सैयद मोहम्मद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत शरीफ है। और ये जो ज़ियारत शरीफ है ये एक अलग यूनिक ज़ियारत शरीफ है क्योंकि ये ज़ियारत शरीफ एक चिनार के दरख्त पर मौजूद है। जहाँ पर ये दरख्त है, ये चिनार का दरख्त, ये कहा जाता है कि इसको हुक्म मिला है कि जो आज से तकरीबन 80 साल पहले इसकी शेप थी, जो इसकी नवीयत थी, उसी नवीयत में ये रहे कि जो इसका साइज है या जो मोटापा है वो बिल्कुल वही रहे और उससे आगे ना जाए, ये इसको हुक्म मिला था। और बिल्कुल आज भी उसी शेप में, उसी सूरत में ये चिनार का दरख्त है और इसी चिनार के दरख्त पर ये ज़ियारत शरीफ मौजूद है। और ये कहा जाता है कि ये जो ज़ियारत शरीफ है यहाँ पर 14 तुबरकात मौजूद है जिनकी ज़ियारत करने के लिए लोग साल में 5 दफ़ा आते हैं और 5 दफ़ा यहाँ पर एक बड़ा भंडार लगता है जब यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं और यहाँ पर रूहानी ग़िज़ा उनके लिए मांगते हैं। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। फिलहाल इस 14 में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए